नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अमेज़ॉन पर सेल करते हो तो आपको अमेज़ॉन पर FBA ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मैं किस चीज़ को रिकमेंड करता हूं, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी सेलर ने अमेज़ॉन FBA के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करने का मन बना लिया है तो सेलर को शुरुआत में क्या क्या कंफ्यूजन्स आते हैं, किन बातों का डाउट रहता है, वो मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको FBA करना है या फिर नहीं करना, और अगर आपको FBA करना है तो किन सभी बातों का ध्यान रखना है, या फिर जो कंफ्यूजन आपको आ सकते हैं उसको मैं एडवांस में ही आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप अमेज़ॉन पर सेल करते हो। और आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो सभी पॉइंट्स में अमेज़ॉन FBA के लिए बताऊंगा, मैक्सिमम पॉइंट्स वो फ्लिपकार्ट के FBA के लिए भी अप्लाई होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिना देरी करे वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप अमेज़ॉन पर सेल करते हो और अमेज़ॉन पर आपकी सेल बिल्कुल ना के बराबर है, या फिर मैं कहूं आपकी सेल हर महीने एक अमाउंट पर जाकर अटक जाती है, यानी कि सेम सी रहती है, या फिर मैं कहूं आपकी सेल पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है, इन सभी केसेस में आपको अमेज़ॉन FBA जरूर ट्राई करना चाहिए। देखिए, शुरुआत से ही देखा गया है कि अमेज़ॉन हमेशा कस्टमर तक प्रोडक्ट को जल्दी पहुंचाने में फोकस करता है। तो अगर आप नॉर्थ एरिया के सेलर हैं और अगर कोई ईस्ट, वेस्ट या साउथ का कस्टमर आपके प्रोडक्ट कैटेगरी को अमेज़ॉन पर सर्च करता है तो अमेज़ॉन उन्हीं सेलर्स के प्रोडक्ट को रिकमेंड करेगा उस कस्टमर को, जहां से प्रोडक्ट की डिलीवरी कस्टमर तक बहुत फास्ट हो सकेगी। तो इसलिए क्योंकि आप नॉर्थ में बैठे हो और कस्टमर साउथ का या फिर वेस्ट का है, तो आपके प्रोडक्ट बिकने के चांसेस बहुत रेयर हो जाएंगे, और इसी वजह से अमेज़ॉन पर सेलर्स को सेल्स में ग्रोथ नहीं दिखती है। तो मेरा बस यही रिकमेंडेशन है कि एक बार आपको FBA ट्राई जरूर करना चाहिए अगर अमेज़ॉन पर आप अपनी सेल से संतुष्ट नहीं है तो दोस्तों, वीडियो का पहला पार्ट देखकर अब आपको समझ में आ गया कि किन सभी केसेस में आपको अमेज़ॉन FBA के लिए अप्लाई करना है और अमेज़ॉन FBA के थ्रू अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करने हैं। अब वीडियो के दूसरे पार्ट पर चलते हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी सेलर ने मन बना लिया है कि मुझे FBA के थ्रू सेल करना है तो क्या क्या डाउट्स हैं जो कि एक सेलर को FBA अप्लाई करने से पहले आ सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो डाउट, वो मोस्ट कॉमन डाउट है जो कि एक सेलर को आता है, कि उसे कौन से स्टेट के FBA में अप्लाई करना है। अब ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि चलो मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि FBA करना है, लेकिन अब स्टेट बहुत सारे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इकट्ठा हम सभी स्टेट्स के लिए FBA के अप्लाई करेंगे। पहले हम किसी एक स्टेट को पकड़ेंगे और फिर वहां से हमें सक्सेस मिलती है तो फिर हम उसको रेप्लिकेट करेंगे दूसरे स्टेट्स में भी। लेकिन जो सबसे पहले अगर हमें FBA स्टार्ट करना है तो एक स्टेट जिसको हमें पकड़ना है, जहां से हमें प्रोडक्ट FBA के थ्रू सेल करना है, वो हम कौन सा स्टेट लें, ये एक बड़ा कंफ्यूजन आता है सेलर को। देखिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं आपको उस स्टेट के FBA में तो अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, आपको ये समझ लेना है कि उस स्टेट के FBA में तो आपको अप्लाई नहीं करना है। अब जैसे अगर मैं नॉर्थ में रहता हूं तो मेरे को ये अज्यूम कर लेना है कि मुझे नॉर्थ एरिया के स्टेट्स में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वहां पर तो मैं सेल कर ही रहा हूं, वहां से तो मैं फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड कर ही सकता हूं। अब सवाल आता है, जब नॉर्थ में नहीं करना तो ईस्ट, वेस्ट, साउथ के किस स्टेट में करना है। तो देखिए, यहां पर आपको देखना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से कि अगर आपको समझ में आता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, अगर आपको समझ में आता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो आपको बिना सोचे समझे उसी स्टेट के FBA के लिए अप्लाई कर देना है। लेकिन अगर आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा, आपको लगता है ईस्ट में भी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है, वेस्ट में भी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है, साउथ में भी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है, तो उस केस में आप फिर रैंडमली कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ के सेलर हैं, अगर आप यूपी के, राजस्थान के, दिल्ली के, हरियाणा के सेलर हैं, तो उस केस में आप कर्नाटक FBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
सेकंड मेन डाउट जो कि एक सेलर को आता है कि अगर एक बार सेलर ने डिसाइड कर लिया कि उसे किसी पर्टिकुलर स्टेट के एफबीए के थ्रू प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो अमेज़न पर एफबीए के थ्रू सेल करने के लिए पूरा प्रोसेस क्या है, उसे किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं। अब क्योंकि आप दूसरे स्टेट से अपने बिजनेस को रन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस स्टेट के जीएसटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप जिस स्टेट से अभी सेल कर रहे हैं वो जीएसटी सर्टिफिकेट आपका काम नहीं करेगा। कारण यही है कि स्टेट बदलते ही जीएसटी नंबर आपका बदल जाएगा, तो आपको नए जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए आपको पता होगा कि जब आप जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको फिल करना होता है कि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, मतलब आप कौन सी जगह से बिजनेस करने वाले हैं। अब देखिए मैं यूपी में रहता हूं और मुझे कर्नाटक के एफबीए से सेल करना है, तो कर्नाटक पे मेरी कोई जगह तो है नहीं जो कि मैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस शो कर दूं। इसके लिए ना अमेज़न ने बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर रखी है सभी सेलर्स को। बेसिकली जब आप एफबीए वाले पेज पर आओगे, रजिस्ट्रेशन के पेज पर आओगे, तो वहां पर उन्होंने कुछ सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट दे रखी है। आप उनमें से किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को चूज करके अपना काम करवा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। जब मैंने कर्नाटक के एफबीए के लिए अप्लाई किया तो मैंने 7900 प्लस जीएसटी यानी कि कुछ 9300 रुपीस कुछ बन रहा था, मैंने वो पे किया था। और वो पेमेंट करने के बाद मेरा एक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था। तो जैसे ही मैंने ट्रांजैक्शन नंबर अपडेट किया उसके कुछ मिनट बाद ही अमेज़न से एसोसिएटेड वो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर का मुझे ईमेल आ गया। तो उसमें बेसिकली वो मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट डिमांड कर रहा था, जैसे कि मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट साइज फोटो है और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स जो मेरा ओरिजिनल स्टेट का जीएसटी सर्टिफिकेट है और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स वो आपसे डिमांड करते हैं। बेसिकली होता क्या है, वो आपसे जो ये फीस ले रहे हैं ना 7900 प्लस जीएसटी, उसमें वो बेसिकली 3 काम आपको करके देते हैं। पहला, आपको जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की जरूरत होती है ना, उसकी जगह वो वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको अलॉट कर देते हैं। उस वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस के बिहाफ पर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और जीएसटी सर्टिफिकेट में अमेज़न कर्नाटक के वेयर हाउस को आपको ऐड करके देंगे। मतलब आप जिस भी स्टेट का कराएंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के अमेज़न के वेयर हाउस को वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड करके देंगे। तो वो 3 काम करते हैं। पहला, वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं और थर्ड, वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को ऐड करके देते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस है आपने एक तरीके से उसी का रेंट उन्हें पे किया है, तो ये जो फीस होती है वो 11 महीने के लिए वैलिड होती है। तो 11 या फिर 12 महीने बाद जिस हिसाब से आपका सर्विस एग्रीमेंट होता है उस हिसाब से आपको दोबारा से रेंट जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इकट्ठा वो 11 या फिर 12 महीने का आपसे रेंट चार्ज कर लेते हैं और उस हिसाब से आप देखोगे कि अगर आप कोई फिजिकल प्लेस रेंट पे लेते हो तो मिनिमम 10-15 हजार रुपए महीने का होता है, तो वो ईयरली बेसिस पे 1 लाख रुपीस से अबव पड़ेगा। तो उसका बेटर ऑप्शन ये है कि आप अमेज़न के सर्विस प्रोवाइडर से करा लीजिए। वहां पर वो आपको वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो अलॉट कर देते हैं और उसका जो रेंट बेसिकली लगता है वो 7900 प्लस जीएसटी में कवर्ड होता है। अब 11-12 महीने बाद जो भी उनका रेंट का चार्जेस होगा वो आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देंगे। तो देखिए ये प्रोसेस होता है। एक बार आपने सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट किया, उसके बाद 20 से 30 दिन का आप समय आराम से मान लीजिए कि आपको एफबीए में रजिस्टर होते होते लग जाएगा, क्योंकि पहले वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आप उन्हें प्रोवाइड करोगे, फिर वो आपको एग्रीमेंट भेजेंगे आपके एड्रेस पर जहां पर आपको साइन करना होगा, अपने बिजनेस की स्टैंप लगानी होगी, उनको स्कैन कॉपी भेजनी होगी और हार्ड कॉपी भी भेजनी होगी। फिर उसके बाद वो जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करेंगे। तो इन सब प्रोसेस को होते हुए 20 से 30 दिन का समय लग जाता है और उसके बाद आपको REG 06 यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेट को जब आप अमेज़न पर अपडेट करते हो फिर आप एफबीए के लिए एनरोल हो जाते हो और आप अपना कंसाइनमेंट अमेज़न एफबीए में भेज सकते हो।
तो यही दो मेजर डाउट हैं जो कि किसी सेलर को शुरुआत में आते हैं कि एक तो कौन से स्टेट में एफबी अप्लाई करना चाहिए, वो अब आपको समझ में आ गया। और दूसरा, अगर आपने मूड बना लिया है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में एफबीए के लिए अप्लाई करना है तो क्या प्रोसीजर है, मैंने आपको बता दिया। अब ज्यादा चक्कर में मत पड़िएगा, सर्विस प्रोवाइडर की फीस को पे कर दीजिएगा, उसके बाद सारी हेडेक उनकी हो जाती है। आपको तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपको वही अपडेट कर देना है अमेजॉन के सिस्टम में और फिर आप अपना कंसाइनमेंट रेडी कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको सारा कुछ प्रोसेस समझा दिया है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में आपको सिस्टम पर भी समझाऊंगा कि कैसे आप अमेजॉन में कंसाइनमेंट रेडी कर सकते हैं। और अगर एफबीए से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा था कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि एफबीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि अमेजॉन एफबीए में क्या क्या फॉर्मेलिटी शुरुआत में करनी पड़ेंगी तो वो मैंने आपको समझा दिया। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, एक बार बस आपकी शुरू करने की देरी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और एफबीए के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।